हाँ जी दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 43 एंड क्वेश्चन नंबर 44 करा था, है ना। तो आज की इस लेक्चर के अंदर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 45 कराऊंगा। सबसे पहले एक्स्ट्रा क्वेश्चन में हमारे 3 क्वेश्चन थे, वो तीनों खत्म हो जाएंगे। फिर एक क्वेश्चन नंबर 25 जो मैंने पिछली क्लास में छोड़ा था, मतलब छूट गया था पिछले, जानबूझ के छोड़ा था, वो अब आज की क्लास में करेंगे। तो पहले 45 क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे 45 क्वेश्चन में क्या है। क्या था, कंपनी हैज अ 3 प्लांट लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस। कंपनी के पास 3 प्लांट है और अलग अलग प्लेसेस पे वो लोकेट कर रही है, बट प्रोड्यूसिंग एन आइडेंटिकल प्रोडक्ट। और क्या करती है, आइडेंटिकल एक जैसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ ईच प्लांट टू 3 डिफरेंट वेयर हाउसेस। और कहता है कि हमें ना, जो प्लांट जहां पर है और तीनों डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में हमने प्लांट लगाए हुए हैं जहां पर प्रोडक्शन होती है, जहां पर प्रोड्यूस करते हैं, और सिमिलर नेचर के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करा जाता है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट को। फिर वहां प्लांट से भेजा जाता है वेयर हाउस के अंदर। तो वेयर हाउस कॉस्ट दे रखी है। द सेल प्राइस एट ईच वेयर हाउस एंड इंडिविजुअल कैपेसिटी फॉर द फॉर बोथ द प्लांट एंड वेयर हाउस आर गिवन बिलो। द सेल प्राइस एट ईच वेयर हाउस, हर वेयर हाउस की सेल प्राइस, इंडिविजुअल कैपेसिटी, प्लांट और वेयर हाउस की दे रखी है। अच्छा, तो क्या क्या दे रखा है आपको। सबसे पहले प्लांट, हमारे पास 3 प्लांट है, F1, F2 और F3। रॉ मटेरियल आपको गिवन है, तीनों प्लांट में रॉ मटेरियल कितना लगता है, तीनों प्लांट में एक्सपेंसेस कितने लगते हैं, मतलब रॉ मटेरियल दे रखा है, एक्सपेंसेस दे रखा है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट टू वेयर हाउस, ये आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है, ये आपको वेयर हाउस की कैपेसिटी दे रखी है, ये कैपेसिटी ऑफ प्लांट गिवन है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेयर हाउस मतलब वेयर हाउस 1 से F1 तक भेजेंगे तो 3 पे पर यूनिट पर कॉस्ट लगेगी। अगर ऐसा समझो कि प्लांट 1 से अगर वेयर हाउस में भेजा तो 3 पे लगेगा, प्लांट 2 से अगर वेयर हाउस में भेजा तो 9 रुपए पर यूनिट लगेगा, प्लांट 3 से अगर वेयर हाउस में भेजा तो आपके पास 5 रुपए पर यूनिट लगेगा। यह है सेल प्राइस, आपको ये रखा है। ये 34, 32, 31 होगा, ये 34, 32 और 31, ये ऊपर नीचे आ गए हैं, ये ऐसा होगा। ये है कैपेसिटी, वेयर हाउस कैपेसिटी की, वेयर हाउस को कितने कितने है सकते हैं, और प्लांट कैपेसिटी कुछ इस तरीके से है। सर क्वेश्चन समझेंगे धीरे धीरे। अब आप सोच रहे हो कि भाई मुझे आधा क्वेश्चन समझ में आया, आधा नहीं आया, तो धीरे धीरे आएगा, थोड़ा तक बंद रही। Establish a suitable table giving a net profit and loss for the unit produced and a different plant and distribution of different location। कहता है आप सबसे पहले एक टेबल बनाइए और बताइए कि नेट प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, अलग अलग प्लांट यूनिट प्रोडक्ट जो हमने प्रोडक्शन करी है प्लांट्स में, तो उसमें प्रॉफिट होगा लॉस होगा, उनको बेचने में क्या बताएं। इंट्रोडक्शन है सुटेबल डमी वेयर हाउस। एक डमी वेयर हाउस आपको सुटेबल करना पड़ेगा क्योंकि अनबैलेंस होगा, तो ये कह रहा है इसको करके दिखाओ। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बताओ, मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट है, मिनिमाइजेशन लॉस है। इंटरप्ट जीरो वैल्यू इसको देखेंगे पढ़ेंगे बाद में। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन किस तरीके से चालू करना है, क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अनअंडरस्टैंडेबल रहेगा, पर धीरे धीरे जब मैं आपको कराने चालू करूंगा आपको समझ में आता चला जाएगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 45 लिखते हैं यहाँ पर सबसे पहले। सबसे पहले तो मैं जो टेबल है उसको सही तरीके से बनाता हूँ, ठीक। हमारे लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर वेयर हाउसेज गिवन है। मुझे वेयर हाउस गिवन थे, तो यहाँ पर मुझे 3 वेयर हाउस है, 1 2 3, और मेरे पे 3 प्लांट है, ये प्लांट है और ये वेयर हाउस है, ठीक है। तो मेरे पे 3 प्लांट है, 1 2 3, और मेरे पे 3 वेयर हाउस है, 1 2 3। तो मैंने 4 क्यों बना दिया इधर, आइए बताऊंगा 4 क्यों बने। F1, F2, F3 ये हो गए प्लांट, ये हमारा है प्लांट, और यहाँ मेरा है वेयर हाउस जो कि मेरा है वेयर हाउस 1, वेयर हाउस 2 एंड वेयर हाउस 3। ये मेरी ये दे रखी है सप्लाई ना, ये दे रखा है वेयर हाउस कैपेसिटी, वेयर हाउस कैपेसिटी, ये दे रखा है वेयर हाउस कैपेसिटी, ये दे रखा है प्लांट कैपेसिटी।
वेयर हाउस कैपेसिटी कितनी दे रखी है, वेयर हाउस में कितनी कैपेसिटी है, 80, 110 और 150। 80, 110 और 150 ये वेयर हाउस की कैपेसिटी है। और प्लांट कैपेसिटी है 50, 150, 100 और 130। 150, 100 और 130। तो अगर आप इसका टोटल करते हैं तो आपको यहां दिखता है कि इसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 80, 110, 150। इसका टोटल आया 340। और जो इसका टोटल है वो है 150 प्लस 100 प्लस 130। इसका टोटल है 380। तो आपको कहीं ना कहीं डिफरेंस नजर आ रहा है और कमी आ रही है यहाँ पर, तो इसलिए मैंने एक कॉलम बनाया डमी। इसलिए मैंने एक कॉलम क्या बनाया दोस्त, डमी कॉलम बनाया, जिसको मैंने 0, 0, 0 से एलिमेंट माना। और जो रिमेनिंग पार्ट है 40 वो मैंने यहाँ पर इसका कैपेसिटी मान ली। अब अंदर के एलिमेंट भर लेते हैं। तो 395,174, 395,174, 583, 583। ठीक, तो ये आपके पास ये पूरी टेबल है। समझाता हूं इस टेबल का मतलब क्या है। देखो, प्लांट में होता है प्रोडक्शन, प्लांट में होता है प्रोडक्शन। जब प्लांट में प्रोडक्शन होता है ना दोस्तों, यहां प्रोडक्शन हुआ और ये प्रोडक्शन होते होते होने के बाद ये जाता है वेयर हाउस में। ये कहां जाता है, वेयर हाउस में जाता है। अब देखो, वेयर हाउस की अपनी कैपेसिटी है कि कितना प्रोडक्शन, कितना क्वांटिटी माल वो रख सकता है, और प्लांट की अपनी कैपेसिटी कि वो कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं। 3 प्लांट है हमारे पास और 3 वेयर हाउस है। अब देखा तो प्लांट की जो टोटल कैपेसिटी थी वो थी 380, मतलब 380 यूनिट ये क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसी टोटल कैपेसिटी 380 यूनिट की। अब यहां पर वेयर हाउस है, अब वेयर हाउस की जो टोटल कैपेसिटी वो 340 है। तो हमने क्या करा, ये अनबैलेंस प्रॉब्लम में दिखाई दिया कि प्लांट में 380 यूनिट बनता है पर वेयर हाउस में 340 की ही कैपेसिटी है। तो अगर हम दोस्तों प्लांट 1 से, F1 मींस प्लांट 1 से अगर मैं वेयर हाउस 1 में यूनिट भेजता हूं तो मुझे 3 पे पर यूनिट पे कॉस्ट आती है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, यहां से वहां भेजने की कॉस्ट। अब जहां मेरा प्लांट है अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग वेयर हाउसेज में भेजूंगा तो मेरी कॉस्ट आएगी। ऐसे ही दे रखा है प्लांट 2 में, अगर मैं प्लांट 2 से वेयर हाउस 1 में भेजता हूं तो 9 रुपए की कॉस्ट आएगी पर यूनिट, क्योंकि ये दूर होगा, प्लांट 2 दूर होगा वेयर हाउस 1 से। इसलिए जैसे प्लांट वन से अगर वेयर हाउस 2 में भेजूंगा तो 1 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट आएगी। तो मतलब ये कम कॉस्ट इसलिए आ रही है क्योंकि ये पास होगा इस प्लांट को वेयर हाउस का। तो इस तरीके से आपको कैपेसिटी देगी। बाकी ये सेल प्राइस का क्या करना है, बाकी ये खर्चों का क्या करना है, ये बात की बात है, इसको बाद में समझने, पहले हमें टेबल, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो सबसे पहले मुझे यहां पर दिखा कि ये जो मुझे गिवन है, ये मेरे को जो गिवन है दोस्तों प्लांट और वेयर हाउसेज, ये जो मुझे गिवन था ये अनबैलेंस प्रॉब्लम था। तो अनबैलेंस प्रॉब्लम को बैलेंस बनाया, तो मैंने कहा टोटल डिमांड इज नॉट इक्वल टू टोटल सप्लाई। टोटल डिमांड इज नॉट इक्वल टू टोटल सप्लाई। टोटल डिमांड टोटल सप्लाई के इक्वल नहीं है, इसलिए ये अनबैलेंस प्रॉब्लम है, उस पर डमी ऐड करके बैलेंस बनाया। तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन कहता है इंट्रोड्यूस अ सुटेबल डमी वेयर हाउस या प्लांट, जहां जरूरी होगी वहां इंट्रोड्यूस करो। हमें वेयर हाउस में जरूरी था या हमने प्लांट पे जरूरी, हमने वेयर हाउस में जरूरी है। सुटेबल डमी बनाई, वेयर हाउस में जरूरी था क्योंकि वेयर हाउस की कैपेसिटी कम थी, प्लांट की ज्यादा थी, तो मैंने 40 डाल दी वहां पर। ठीक है, एज टू मैच द कैपेसिटी ऑफ प्लांट एंड वेयर हाउस, वेयर हाउस की कैपेसिटी और प्लांट की कैपेसिटी मैच करने के लिए आपको एक सुटेबल डमी जहां बनानी पड़े वो मेंटेन करो। जैसे ही मैंने ये मेंटेन करी मेरा पहला पॉइंट खत्म हो गया, बस इतना सा करना था पहले पॉइंट में। ठीक, अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें यहाँ पर वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाना है। ठीक है, तो अब ये मेरा कितना होगा सर, ये मेरा 380 हो गया क्योंकि मैंने डमी बना दी, तो ये मेरा अब आ गया 380। सबसे पहले तो मैं इसको करता हूँ कॉपी और स्टार्ट करते हैं वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। लो जी, तो सबसे पहले लिखेंगे वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक, अब सबसे पहले आपको क्या करना है,
रो डिफरेंस एंड कॉलम डिफरेंस निकालना है नहीं दोस्तों। एक, दो, तीन, चार, पांच, ऐसी एक, दो, तीन, चार। ये आपके पास क्या आ गया दोस्त, ये आपके पास आ गया कॉलम डिफरेंस, और यहां आपके पास क्या आ गया, रो डिफरेंस। अब दो मिनिमम नंबर ढूंढो, तो मैंने कहा ये है 5 और 3, ये आ गया आपके पास 2। ये 4 में से एक गया, कितना आ गया सर, 3। 5 में से 3 का कितना बच गया भाई, 2 बच गया। 0 में से 0 का कितना बच गया, 0 बच गया। इसमें दो मिनिमम नंबर ढूंढो, 1 और 0। 1 में से 0 गया 1, 7 में से 0 गया 7, 3 में से 0 गया 3। अब रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस में हाईएस्ट नंबर ढूंढो। मैंने कहा सर ये रहा हाईएस्ट नंबर। अब ये हाईएस्ट नंबर है तो इसको, इसमें देखो मिनिमम का है, मैंने कहा मिनिमम ये रहा, तो यहाँ एलोकेशन कर देंगे 40। 100 चाहिए, 40 ही कर पाएगा, तो ये आपके पास 0 हो गया, और यहाँ आपके पास बचा 60, और यहाँ पर ये कैंसिल। इसके बाद फिर देखो, यहाँ पर मिनिमम 2 ही है, यहाँ मिनिमम 3 है, यहाँ मिनिमम 2 है, और यहाँ डैश। अब इधर चेक करो, तो 3 में से 1 का कितना बचेगा, 2। 7 में से 8, 8 में 7 का कितना बचेगा, 1। 4 में से 3 का कितना बचेगा, 1। तो हाईएस्ट कहाँ पर है, इधर 3 है, तो यहाँ हाईएस्ट है, तो यहाँ एलोकेशन कर दो। और यहाँ कहाँ होगा, इधर होगा जहां पर मिनिमम होगा। कितना चाहिए, 150। कितने कर सकता है, 110। 110 कर सकते हैं। ये आपके पास 0 हो गया, और यहाँ आपके पास बचा 40। 1, 2, 3, ठीक है, यहाँ 0 खत्म हो गया। अगला फिर दोबारा चेक करो आप, तो इसमें जो मिनिमम है वो ये रहा। अब इधर नील आ जाएगा, इसमें जो मिनिमम है वो कितना आ जाएगा, 5, 2 आ जाएगा। इसमें जो मिनिमम 5, 2 आ जाएगा। 8, 9 में से मिनिमम क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 5 में से 2 का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 आपके पास कितने दिख रहे हैं, 4। जहां पर सबसे मिनिमम होगा वहां आप उसको सेलेक्ट करोगे। तो इस वाले में कॉलम में देखा तो इधर 3 मिनिमम है, इस वाले कॉलम में देखा तो 3 है, इस वाले कॉलम में देखा तो 3 है, इस वाले कॉलम में देखा तो 3 है। अरे कहीं भी कर दो, किसी को सेलेक्ट करके। चलो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, और मैंने यहाँ पर 80 था, 40 डाल दिया, क्योंकि किसी को भी सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि सभी में मिनिमम 3 ही आ रहा था। तो यहाँ पर 40 बचा, और यहाँ पर आपके पास कितना हो गया, 0 हो गया। जैसे ये 0 हुआ तो आपके पास ये वाला कॉलम कट गया। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 4। इधर नील 8, और इसका डिफरेंस क्या होगा, 5 होगा। 9 में से 8 गए, क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 5 में 3 का क्या बचेगा, 2। मैक्सिमम कहाँ पर है, मैक्सिमम ये रहा 5। सर्कल लगाओ, एलोकेट कर दो। मिनिमम कहाँ है, यहाँ है। 130 चाहिए, 150 है तो 130 दे देंगे। ये बच जाएगा 20, और ये हो जाएगा 0, और यहाँ से ये वाला भी कैंसिल आउट हो गया। अब इधर 40 है, इधर 20 है, तो 60 चाहिए, तो 40 ये दे देगा यहाँ से। अब करने की जरूरत नहीं, 40 यहाँ से ये दे देगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से 20 ये दे देगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो पहले 20 दिया, 40 बच गया, फिर 40 दिया, 0 हो गया। बताओ। अब देखो नंबर ऑफ एलोकेशन कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6। नंबर ऑफ एलोकेशन कितने हैं दोस्त, 6। मैंने कहा जी नंबर ऑफ एलोकेशन मेरे बराबर है m प्लस n माइनस 1 के। नंबर ऑफ एलोकेशन मेरे पे 6 है। मेरे पे रो कितनी है, रो 1, 2, 3, 4, 4 रो और 3 कॉलम है। तो 4 रो प्लस 3 कॉलम माइनस 1, तो 6 बराबर 6। तो आंसर इज डी, नॉन डीजेनरेट वन। द सोल्यूशन इज नॉन डीजेनरेटेड वन। हमारे स्टडी मैट में इसका सोल्यूशन गलत दे रखा है, आप इसको ना फॉलो करेंगे, ठीक है। स्टडी मैट में शुरुआत से ही इसका सोल्यूशन गलत है, तो आप कृपया करके उसको फॉलो ना करें, ठीक है। चलो इसके बाद वी हैव टू गो फॉर ऑप्टिमल सोल्यूशन। क्या लिखते हैं स्टूडेंट, वी हैव टू गो फॉर ऑप्टिमल सोल्यूशन, वी हैव टू गो फॉर ऑप्टिमल। तो हम कहां पर है, ऑप्टिमल सोल्यूशन में जाएंगे, और ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू अप्लाई मोदी मेथड। सर इसको यूवी मेथड भी कहते हैं, ठीक है। यूवी क्यों, यूवी क्यों नाम पड़ा, क्योंकि यूआई और वी जगह यूज करते हैं, और इसको मोदी मेथड भी कहते हैं, तो कभी कंफ्यूज मत होना। मोदी मेथड का मतलब है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या क्या है इसका एक्चुअल नाम, इसका मोदी का
M फॉर मॉडिफाइड और DI फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो MO का मतलब होता है मॉडिफाई और DI का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअल नाम इसका ऐसा पड़ा था, इसे मोदी नाम पड़ा गया इसका। तो मोदी फॉर मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है जी, इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या है सर, लिख लेना। मोदी का मतलब कहीं आगे हमसे में बताओ मोदी को फुल फॉर्म में क्या बोलेंगे, तो मोदी जी को फुल फॉर्म में कहेंगे मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो CIJ इज इक्वल टू UI प्लस VJ। इसको करते हैं कॉपी यहां से, इतना पार्ट। अगर आप ध्यान दें तो यहां पर मैं यूएल पहले इसको हटा लेता हूं, मुझे एलोकेशन चाहिए और UI और VJ निकालना है। तो U1 U2 U3 U4, ऐसे V1 V2 और V3। सर किसको जीरो मानूं, जहां पर नंबर ऑफ एलोकेशन ज्यादा है। यहां पर 2 है, यहां 1, यहां 2, यहां 1, तो किसको मानना चाहिए जीरो सर, किसी को ही मान लो। चलो मैं इसको मान लेता हूँ जीरो, जीरो मैंने लेट इसको कर लिया। तो 3 में से जीरो जाएंगे क्या बचेगा सर, 3 बचेगा। 9 में से जीरो जाएंगे क्या बचेगा, 9 बचेगा। अब 1 में से 3 गए, 1 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2। 8 में से 9 जाएंगे क्या बचेगा, माइनस का 1। 3 माइनस माइनस 1 हो जाएगा 4, और 0 में से 9 जाएंगे क्या बचेगा, माइनस का 9। तो इस तरीके से आपका ये अलॉट हो गया। अभी हमें इसके बाद क्या करना है, फाइंड करना है डेल्टा IJ इज इक्वल टू CIJ माइनस UI प्लस VJ, है ना। और डेल्टा IJ कैसे निकालेंगे जी, ये है रो 1 कॉलम 3, रो 1 कॉलम 3। इसके बाद रो 2, देखो रो 2 में कॉलम 2 और कॉलम 3 है। रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2 और रो 2 कॉलम 3, क्या क्या अनऑक्यूपाइड सेल है। रो 3 की बात करें तो रो 3 कॉलम 1, रो 3 कॉलम 1। इसकी बात करें तो रो 4 कॉलम 1 और कॉलम 3। रो 4 में कॉलम 1 है, रो 4 में कॉलम 3 है। अच्छा, तो सबसे पहले इधर कहेंगे 5, 5 0 प्लस 4, तो 5 माइनस 0 प्लस 4, ये आपका आंसर आया 1। इसके बाद इधर दे दो 7, 7 माइनस माइनस 2 प्लस 9, 7 माइनस माइनस 2 प्लस 9, तो 9 में से 2 गए 7 बचेंगे, 7 में 7 गए 0। इसके बाद 4 माइनस 2 प्लस 4, 4 माइनस 2 प्लस 4, तो 4 में से 2 गए 2 बचा, और 2 में से 4 गए फिर 2 बच गया। 3 1, इसको देखो 5 माइनस 1 प्लस 3, 5 माइनस 1 प्लस 3, तो 3 में से 1 गए आपके पास 2 बचता है, 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेगा। 4 1 0 माइनस 9 प्लस 3, 0 माइनस 9 प्लस 3, तो माइनस 9 में से 3 जाएंगे तो माइनस 6 बचेगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 6 आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद ये 0 माइनस 9 प्लस 4, 0 माइनस 9 प्लस 4, तो 9 में से माइनस 9 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो सारे पॉजिटिव है। तो ऑल एलिमेंट ऑफ डेल्टा IJ, ऑल एलिमेंट ऑफ डेल्टा IJ इज नॉन नेगेटिव, ये नॉन नेगेटिव है। दैट वाइज so the basic feasible solution, so the basic feasible, so the basic feasible solution is optimal। तो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन क्या है दोस्त, ऑप्टिमल है। अच्छा, तो हम कहेंगे स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये हम फाइंड आउट करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट फाइंड होगा, क्या करेंगे, कहेंगे भाई फैक्ट्री प्लांट से कहां भेजा, वेयर हाउस में कितनी क्वांटिटी भेजी सर, क्वांटिटी इतनी भेजी, और कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, कॉस्ट पर यूनिट कितना है, भेजने की कॉस्ट कितनी है, इतना।
और टोटल कॉस्ट कितनी है, इधर आ जाएगा। फिर मैं निकालूंगा नेट प्रॉफिट नेट लॉस भी, ठीक है, अभी नहीं, अभी टोटल कॉस्ट निकालना है हमारा फर्क। तो प्लांट, तो हमारे पास 3 प्लांट है, F1 है, F2 है, ऐसे नहीं। पहले ये देखो F1 प्लांट से कहां कहां जा रहा है, देखो ध्यान देना, देखने का तरीका ऐसे नहीं होगा। अब यहाँ वेयर हाउस है, प्लांट यहाँ है, तो F1 प्लांट से वेयर हाउस 1 में जा रहा है और वेयर हाउस 2 में जा रहा है, ठीक है। F1 प्लांट से वेयर हाउस 1 में, वेयर हाउस 2 में, तो F1 प्लांट से वेयर हाउस 1 में जा रहा है और वेयर हाउस 2 से 2 में जा रहा है। इधर डिफरेंट तरीके से दे रखा है, ठीक है। F2 प्लांट में कहां जा रहा है, F2 प्लांट में वेयर हाउस 1 में, 3 में और डमी में। F2 प्लांट में वेयर हाउस 1 में, वेयर हाउस 3 में और डमी में। और F3 प्लांट कहां जा रहा है, F3 प्लांट से कहां जा रहा है, कौन से वेयर हाउस में जा रहा है, ये जा रहा है सर वेयर हाउस 3 में, वेयर हाउस 3 में। अब देखो कितनी क्वांटिटी गया और कॉस्ट पर क्वांटिटी कितना है। सर यहां पर ये आ गई क्वांटिटी, क्या ये था 3 रुपए कॉस्ट पर क्वांटिटी, तो 40 40 110 20, ओहो 40 और 110, फैक्ट्री 1 में 40 और 110, फैक्ट्री 1 से ये 40 है, यहाँ 110 है। फिर फैक्ट्री 2 से 40 20 और 40, समझ में आ रहा है। 40 वेयर हाउस 1 में, ऐसे नहीं देखना अब, क्योंकि अब ये चेंज था, फैक्ट्री पहले इधर आती थी, वेयर हाउस इधर आते थे, अब उल्टा कर रखा है क्वेश्चन में, वेयर हाउस इधर फैक्ट्री इधर। तो ध्यान देना, फैक्ट्री 2 से वेयर हाउस 1 में 40, वेयर हाउस 3 में 20 और 40 फिर डमी में। तो फैक्ट्री 2 से वेयर हाउस में 40 20 और 40, 40 20 40 और यहाँ 130 130, ऐसा क्या हो गया इसमें, अच्छा ठीक 130। अब क्वांटिटी, अब वो देख लो, 3 1 9 8 0 3, 3 1 9 8 0 3, मल्टीप्लाई कर देंगे सर, 40 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आ जाएगा 120, 110 मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा 110, 40 मल्टीप्लाई बाय 9 ये आपके आ जाएगा 360 और 20 मल्टीप्लाई बाय 8 आपके पास आ जाएगा 160, 40 मल्टीप्लाई बाय 0 40 और 130 मल्टीप्लाई बाय 3 390। ये आ गया आपका टोटल कॉस्ट, 390 प्लस 160 प्लस 360 प्लस 110 120 प्लस 110 प्लस 360 प्लस 160 और 390, ये आ गया 1140। ये आ गया आपकी टोटल कॉस्ट 1140। दोस्तों ये पर हमारी टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट नहीं कहेंगे, इसको बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये कौन सी होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, है ना, इसको हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के नाम से बोलेंगे। ये हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गई। अब हमें निकालना है प्रॉफिट, तो हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखो यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट, वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखी है अलग अलग उसकी, ठीक है, यहाँ वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। फिर यहाँ पर निकालेंगे सेल, सेल आ जाएगी, और जैसे आप सेल आएगी तो आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपको सेल मिल जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी, टोटल कॉस्ट निकाल लोगे। देखो ये वेरिएबल कॉस्ट मान लो, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक तरीके की मान लो फिक्स कॉस्ट, भेजने पे इतनी कॉस्ट तो आएगी आएगी, तो इसको आप फिक्स कॉस्ट मान सकते हैं। पर फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है, इसको ऐसा ना करो, इसको आप ये ट्रीट करो कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, मतलब कॉस्ट का पार्ट है, वेरिएबल मतलब बनाने का खर्चा और भेजने का खर्चा, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुनना आप सर, पहले मैं इसको रफ कर देता हूं, ये मैं कुछ कैलकुलेशन कर रहा था, आपको एक चीज समझानी है मुझे बहुत अच्छे से। देखो स्टडी मैट में जिस तरीके से दे रखा है वो तरीका गलत है, ये क्वेश्चन स्टडी मैट के तरीके से मत करिएगा, गलत तरीके से दे रखा है स्टडी मैट में। अच्छा यहाँ सुनना आप, है ना, यहाँ सुनना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली बात तो ये 34 है, ये 32 है और ये 31 है। सेल प्राइस का मतलब समझो पहले कि अगर वेयरहाउस 1 में जितनी यूनिट आएगी है, वेयरहाउस 1 के अंदर जितनी यूनिट होगी वो 34 रुपए के हिसाब से बिकी जाएगी। तो वेयरहाउस 1 पे जितनी यूनिट होगी, मतलब प्रोडक्ट प्लांट से जब वेयरहाउस में यूनिट आएगी तो, और ये जब आगे बिकेगी तो 34 रुपए के हिसाब से वेयरहाउस 1 में जो यूनिट पड़ी होती है 34 रुपए के हिसाब से बिकती है। वेयरहाउस 2 के अंदर जो यूनिट होती है वो 32 रुपए के हिसाब से बिकती है, और वेयरहाउस 3 के अंदर यूनिट होती है वो 31 रुपए के हिसाब से बिकती है। ये समझ में आया? अगर समझ में आया तो इसका मतलब समझो आप, रॉ मटेरियल अदर चार्जेस फैक्ट्री 1 के अंदर, मतलब फैक्ट्री 1 लो, प्लांट बोल लो, प्लांट 1 में हम
15 रुपए रॉ मटेरियल लगता है 1 यूनिट को बनाने में, और 10 रुपए के अदर खर्चे होते हैं 1 यूनिट को बनाने में। तो पहले आप समझो कि प्लांट 1 में कितनी यूनिट बन रही है। देखो यह है प्लांट 1 हमारा फैक्ट्री 1। फैक्ट्री 1 में एक तो ये 40 यूनिट बनी जो कि वेयर हाउस 1 को भेजा, और फैक्ट्री 1 ने ही वेयर हाउस 2 को भेजा 110 यूनिट। तो प्लांट 1 में, मतलब फैक्ट्री 1 बोल रहे हैं, प्लांट 1 बोलो, प्लांट 1 ने वेयर हाउस 1 को भेजा और वेयर हाउस 2 को भेजा। आप मेरी बात समझिए, प्लांट 1 वेयर हाउस 1 को भी भेज रहा है और वेयर हाउस 2 को भी भेज रहा है, तो टोटल मिलाकर इसने कितनी यूनिट भेजी? इसने टोटल मिलाकर 150 यूनिट भेजी। इसने टोटल मिलाकर 150 यूनिट भेजी। जब इसने 150 यूनिट वेयर हाउस को भेजी तो इसने 150 यूनिट बनाई भी तो होगी, और जब इसने 150 यूनिट बनाई होगी तो दोस्तों उसको 15 रुपए का रॉ मटेरियल लगा होगा हर एक यूनिट बनाने में, और 10 रुपए का अदर चार्जेस, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी 25 रुपए पर यूनिट। तो जब इसने 150 यूनिट बनाई होगी तो 25 रुपए पर यूनिट के हिसाब से इसका वेरिएबल कॉस्ट लगा होगा। सही है या नहीं है? तुम्हारी बात समझ में आती नहीं आती मुझे बताओ। अब वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है, छोटी मोटी बातें ये तो वेरी करती है, जो यूनिट बढ़ाने पे बढ़ेगी, यूनिट घटाने पे घट जाएगी। 40 यूनिट भेजी वेयर हाउस 1 को और 110 यूनिट भेजी वेयर हाउस 2 को। फैक्ट्री 1 ने, प्लांट 1 ने इतनी यूनिट भेजी, तो इतनी यूनिट जब ये भेजेगा तो इतनी यूनिट इसने बनाई भी तो होगी, तभी तो भेज रहा होगा वेयर हाउस को। जब बनाई होगी तो बनाने पे कॉस्ट आई होगी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई? तो हमने कहा देखो सर 40 यूनिट बनाने पे, हर एक यूनिट बनाने में 25 रुपए की कॉस्ट आती है फैक्ट्री 1 में, मतलब प्लांट 1 में हर एक यूनिट बनाने में 25 रुपए की कॉस्ट आती है। तो अगर इसने यूनिट बनाई तो 40 मल्टीप्लाई बाय 25 करूंगा, 40 मल्टीप्लाई बाय 25 करूंगा तो यहां पर आ जाएगा 1000, यहां कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, कैसे पता चला 1000 आया? तो यहां लिख देता हूं 40 मल्टीप्लाई बाय 25 करा है, 110 मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे, 110 मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2750। कैसा है? 110 मल्टीप्लाई बाय 25 करा है। समझ में आया 25 क्यों करा है? 25 से मल्टीप्लाई इसलिए करा है कि फैक्ट्री 1 40 और 110 टोटल मिलाकर 150 यूनिट भेजता है वेयर हाउसेस को, अलग अलग वेयर हाउसेस को, और 150 यूनिट जो भेजता है उसको बनाया होगा, बनाने में हर एक यूनिट बनाने में 25 रुपए की कॉस्ट आई, जो कि वेरिएबल और रॉ मटेरियल और अदर एक्सपेंस को मिलाकर है 25 रुपए। ठीक है, अच्छा ये हो गया। इसके बाद फैक्ट्री 2 ने क्या करा? डमी कोई यूनिट भेजते नहीं है, डमी कोई यूनिट नहीं होती, तो इसको हम इस केस में इग्नोर करते हुए चलेंगे, क्योंकि डमी का मतलब क्या है कि फैक्ट्री 2 ने वेयर हाउस 1 को 40 यूनिट, वेयर हाउस 2 को 20 यूनिट, और वेयर हाउस किसी भी वेयर हाउस को 40 यूनिट नहीं मिलती। तो डमी का मतलब है कि फैक्ट्री 2 ने 40 यूनिट बनाई ही नहीं। डमी का मतलब है जो वेयर हाउस को भेजी जा रही है वही बनाई होगी, जो वेयर हाउस को भेजी नहीं, मतलब डमी। डमी क्या एक तरीके का, हमने एक लेट करा है वेयर हाउस जो कि डमी वेयर हाउस है। डमी वेयर हाउस का मतलब ये हमारा कोई वेयर हाउस नहीं है, बस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डमी लेट करा है। तो मतलब अगर फैक्ट्री 2 ने 40 यूनिट वेयर हाउस 1 को भेजी और 20 यूनिट वेयर हाउस 3 को भेजी और 40 यूनिट दिखा रहा है डमी को, इसका मतलब यह है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है, ये पार्ट हमें इंडिकेट करता है कि फैक्ट्री 2 ने, मतलब प्लांट 2 ने 40 यूनिट नहीं बनाई, 40 यूनिट नहीं बनाई, क्योंकि जब बनाएंगे तो तब जब भेजेंगे सर डमी को क्या ही भेजेंगे, डमी तो कोई वेयर हाउस है नहीं। तो 40 यूनिट जो डमी को भेजनी थी, जो वेयर हाउस को भेजनी थी डमी वेयर हाउस को, वो तो कोई वेयर हाउस है नहीं, तो 40 यूनिट बनाने का कोई फायदा भी नहीं है, तो इसने 40 यूनिट नहीं बनाई। इसकी कैपेसिटी थी 100 यूनिट की, तो टोटल कैपेसिटी आप देखोगे तो यहाँ पर 100 यूनिट की कैपेसिटी थी, जिसमें 40 बनाकर वेयर हाउस 1 को भेजा, 20 बनाकर वेयर हाउस 2 को भेजा, और 40 इंडिकेट कर रहा है डमी को। इसका मतलब 40 यूनिट नहीं बनाई, क्योंकि डमी तो कोई वेयर हाउस है ही नहीं। तो इसने टोटल कितनी यूनिट बनाई? सिर्फ 60 यूनिट बनाई। टोटल कितनी यूनिट बनाई? 60 यूनिट। अब देखो, जब फैक्ट्री 2 यूनिट बनाता है तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट आती है 18 + 9, तो टोटल आपके पास हो गया 27, है ना? 27 रुपए पर यूनिट से कॉस्ट आती है। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 27, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 27 करना जरा। 40 यूनिट फैक्ट्री 2 ने, मतलब प्लांट 2 ने 40 यूनिट बनाकर वेयर हाउस 1 को दी, तो 40 × 27, हर एक यूनिट बनाने पे 40 × 27 क्यों आया? समझ में आया? हर एक यूनिट बनाने में प्लांट 2 में 27 रुपए लगते हैं, 40 यूनिट बनाने में 1080 रुपए लगे होंगे। 20 × 27, तो 20 × 27, तो आपके पास आ गया 540। क्या है? 540। तो टोटल सर ये वाली बनाई ही नहीं, 40 यूनिट बनाई नहीं, तो कोई भी 0, मतलब यहां पर कहूंगा भाई ये बनाए डमी में, कोई डमी का मतलब हो गया कि 40 यूनिट डमी वेयर हाउस को दिखाने का मतलब है कि 40 यूनिट फैक्ट्री 2 ने बना ही नहीं, क्योंकि बनाकर फायदा क्या होता? बना लेता, पर वेयर हाउस की इतनी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि मुझे पता, मैंने बताया था आपको फैक्ट्री कैपेसिटी 380 की है और वेयर हाउस की कैपेसिटी सिर्फ 340 की है। तो ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री कैपेसिटी 380 की है, मेरे 3 मेरा प्लांट है, उसकी कैपेसिटी 380 है,
इसका मतलब ये नहीं कि मैं जितनी कैपेसिटी उतना बनाऊंगा, जितना वेयर हाउस को कैपेसिटी उतना ही तो बनाऊंगा। मैंने 380 यूनिट बना ली मान लो, पर वेयर हाउस में ज्यादा से ज्यादा मैं 340 ही रख सकता हूं, तो मेरी 40 यूनिट जो मैंने एक्स्ट्रा बनाया उसका कोई फायदा है नहीं। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि 380 यूनिट की भले ही प्लांट की कैपेसिटी है, पर वेयर हाउस में ज्यादा से ज्यादा 340 ही स्टोर कर सकते हैं। तो मैं एक समझूंगा कि 380 ना बनाकर हम 340 ही बनाएंगे। और कौन से वाले ने 40 यूनिट नहीं बनाई? फैक्ट्री 2 ने नहीं बनाई, क्योंकि डमी वहां से हो रहा है। क्लियर है पॉइंट अब? ठीक है सर। अच्छा ये क्लियर हो गया। 130 यूनिट बनाई फैक्ट्री 3 ने, मतलब प्लांट 3 ने। तो प्लांट 3 की 130 कितने की बनती है ये भैया? 14 लगते हैं मटेरियल में और 12 लगते हैं अदर में, तो 26 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट लगती है। 130 बनाई है तो 130 मल्टीप्लाई बाय 26, तो 130 बनाकर भेज दी तो 26, तो आ गया 3380। तो ये आ गई वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग पे। तो मैंने कहा देखो क्या है, 1000 प्लस 2750 प्लस 1080 प्लस 540 और 3380। तो इन यूनिट को बनाने पे टोटल मेरी जो कॉस्ट आई वो 8750 की कॉस्ट आई। मतलब फैक्ट्री 1 ने 340 यूनिट बनाई, अलग अलग फैक्ट्री की अलग अलग है। तो यहां पर सबसे पहले आपको ये देखना है कि किस फैक्ट्री ने कितनी यूनिट बनाई, उसके हिसाब से आपको वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। अब ये मतलब समझो, अब इसका मतलब समझो कि वेयर हाउस 1 के पास जितनी यूनिट होगी वो हर यूनिट 34 रुपए की बेचता है। वेयर हाउस 2 के अंदर जितनी यूनिट होगी जितनी होगी वो 32 रुपए के हिसाब से बेचेगा, और वेयर हाउस 3 31 रुपए के हिसाब से बेचेगा। तो अगर सामने देखेंगे तो अगर मैं सेल निकालूं तो सेल देखो, वेयर हाउस 1 के पास कितनी यूनिट है? 40। तो वेयर हाउस 1 के पास 40 यूनिट है, ठीक है, और भी है 40 फिर आई। तो पहले देखो इस 40 को कितने में बेचेगा? 34 रुपए के हिसाब से। वेयर हाउस 1 अपनी यूनिट 34 रुपए के हिसाब से बेचता है, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 34 यहां कर देता हूं, 40 मल्टीप्लाई बाय 34, ठीक है। वेयर हाउस 2 के पास कितनी यूनिट है? 110 यूनिट। तो वेयर हाउस 2 110 यूनिट है, तो वेयर हाउस 2 कितने की बेचेगा? 32 रुपए के हिसाब से। वेयर हाउस 2 कितने के बेचेगा? 110 यूनिट 32 रुपए के हिसाब से बेचेगा, ठीक है। वेयर हाउस 1 के पास कितनी यूनिट है? वेयर हाउस 1 के पास 40 यूनिट आ गई फिर दोबारा, तो वेयर हाउस 1 तो 40 यूनिट 34 रुपए के हिसाब से बेचता है एक यूनिट, ठीक है सर। वेयर हाउस 3 के पास अभी 20 यूनिट दिख रही है यहाँ पर, इसका मतलब वेयर हाउस 3 31 रुपए के हिसाब से बेचेगा। तो वेयर हाउस 3 ने 20 यूनिट 31 के हिसाब से बेची होगी, क्योंकि उसके पास 20 यूनिट है। और वेयर हाउस 3 के पास लास्ट में एक और है, ये तो डमी है तो इसका तो आएगा ही नहीं, डमी जब बनाई नहीं तो बेचेंगे क्या, ठीक है। 130, तो 130 यूनिट वेयर हाउस के तो 31 रुपए के हिसाब से बेचेगा। तो इस तरीके से सेल करी, अलग अलग वेयर हाउस की अलग अलग सेल है, ध्यान देना। वेयर हाउस 1 के पास जितनी यूनिट आएगी वो 34 रुपए के बेचेगा, वेयर हाउस 2 के पास जितनी यूनिट आएगी वो 32 रुपए का बेचेगा। तो इस तरीके से आप निकालेंगे सेल। तो मैं इसको कैलकुलेट करेंगे, 40 मल्टीप्लाई बाय 34 समझ में आ रहा है, यह आ गया आपके पास 1360। 110 मल्टीप्लाई बाय 32 ये आ गया आपके पास 3520। 40 मल्टीप्लाई बाय 34 ये आ गया आपके पास 1360। 20 मल्टीप्लाई बाय 31 ये आ गया 620, और 130 मल्टीप्लाई बाय 31 ये आ गया 4030। तो टोटल कर देंगे 4030 प्लस 620 प्लस 1360 प्लस 3520 प्लस 1360, ये आ गया 10,890। 10,890। तो वेयर हाउस के बाद जितनी यूनिट है तो वेयर हाउस उसको कितने की बेच देगा? 10,890 को। और बनाने में कितना और भेजने में कितना लगा? तो हम निकालेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें टोटल कितना प्रॉफिट होगा? स्टेटमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट। यही तो निकालने को बोला था क्वेश्चन में कि नेट प्रॉफिट आया लॉस आया, तो हम निकाल रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि भैया बताओ टेबल बनाओ जिससे नेट प्रॉफिट लॉस आए, मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ या मिनिमम लॉस, तो कितना होगा? तो हमने कहा इस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है हमारा, इस डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न के हिसाब से हमारा को कितना नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये देखो टोटल मेरी सबसे पहले कहूंगा सेल, तो मैंने सेल करी टोटल, तो सेल मुझे दिख रही है 10,890 रुपए की। इसमें माइनस करूंगा टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट में मेरे क्या क्या आया? टोटल कॉस्ट में आया एक तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट जो कि मेरा निकला बनाने में कितना खर्चा हुआ, मेरा निकला 8,750। वेरिएबल कॉस्ट आई 8,750, और मेरी आई यहां पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मेरी आई यहां पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अरे बनाने के बाद में वेयर हाउस में भी तो भेजूंगा, तो वेयर हाउस में भेजने में मेरी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई 1,1140। 1140 मेरी टोटल ट्रांसफर की, ये मिनिमम है उस डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न से। तो इसको कर दो आप माइनस, जब आप माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट या फिर लॉस, और यही होगा मैक्सिमम प्रॉफिट, इससे ज्यादा प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो टोटल करना 10,890 में से पहले माइनस करेंगे 8,750, माइनस करेंगे आपके पास 1,140, तो आपके पास जो प्रॉफिट है वो 1,000 रुपए आया। आपके पास जो प्रॉफिट आया वो 1,000 रुपए आया, और इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसका जो तीसरा पार्ट है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि तीसरा पार्ट जब सोल्व होता है जब आपके पास लूप होते हैं, लूप
या क्या लूप होता है तब तीसरा पार्ट सोल्व होता है, कोई बात नहीं। पहले मैं आपको बुक में दिखाता हूं कि बुक में किस तरीके से सोल्यूशन दिया था और आपने मेरा सोल्यूशन देखना किस तरीके से है। देखो जी, पेज नंबर 147 में आपको दिखेगा बुक के अंदर सोल्यूशन, इलस्ट्रेशन नंबर 45, ठीक है। ये हमारा इलस्ट्रेशन है, सेम इलस्ट्रेशन है। अब ठीक है, इनका आंसर देखना आप। सबसे पहले तो आप पहले ये कोशिश करना कि ये प्रॉफिट मैट्रिक्स इतना ये आया कैसे। ये -6 -2 कभी भी मैट्रिक्स के अंदर माइनस में नहीं आता, इन्होंने माइनस में लिखा कैसे। चलो लिख भी दिया तो छोड़ो, ये आया कैसे वो ही समझ नहीं आएगा आपको। तो पहली बात, मुझे खुद समझ नहीं आया कैसे आया, ठीक है। हकीकत बात है सर, मेरे को खुद समझ नहीं आया इन्होंने कैसे कर दिया है। फिर हर एक जगह में 0 0, ये पता नहीं कैसे लिया है। एलोकेशन देखना वही सेम जो मैंने करा हुआ है, एलोकेशन सेम है, ठीक है। इन्होंने करने के बाद फिर इन्होंने यहाँ पर निकाल दिया, फिर दोबारा एक बार का यू निकाला, फिर वीजे निकाला, वीजे निकालने का यहाँ पर ऑप्टिमल सोल्यूशन डायरेक्टली इन्होंने प्रॉफिट निकाल दिया 1000 रुपए। पर मैं आपको दिखा सकता हूं कि मेरा जो प्रॉफिट है वो 1000 है और किस तरीके से आया मैं मैच करवा सकता हूं कि जो इनका प्रॉफिट है 1000, मेरा भी प्रॉफिट 1000 आया, पर करने का तरीका मेरा अलग था। और मेरा करने का तरीका था कि पहले आप मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट निकालो, हमने वो निकाली, फिर रॉ मेटेरियल वेरिएबल कॉस्ट निकालो, फिर सेल वैल्यू निकालो और फिर जाकर आप इसको प्रॉफिट निकालो और आपको पूरे नंबर मिलेंगे दोस्तों। और रही बात इनके पास, देखना ये क्वेश्चन पूछते हैं स्टडी मैट में, इसका उत्तर नहीं देते, आप खुद देखिए। इन्होंने क्वेश्चन पूछते लिए इंटरप्ट जीरो वैल्यू ऑफ स्क्वायर इवैल्यूएशन ऑफ एम्प्टी सेल एंड फाइंड अल्टरनेटिव सोल्यूशन। ये जब मैं इलस्ट्रेशन नंबर 25 आपको कराऊंगा ना दोस्त, तब वहां पर बताऊंगा कि ये इस तरीके से कैसे होगा ये क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 25 में बताऊंगा किस तरीके से कम करेंगे इसको, ठीक है। अभी इसको बैलेंस में छोड़ देंगे यहाँ पर। और देखो ये क्वेश्चन इसने पूछा तो है, इन्होंने मैक्सिमम प्रॉफिट बताया, इन्होंने देखो ये पहला 2 काम इसने कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न दिखाया, हाँ, मैक्सिमम से प्रॉफिट या लॉस में से दिखा दिया, हाँ दिखा दिया इन्होंने। और इन्होंने सुटेबल डमी भी बना दी सर, बना दी थी ऊपर, ये है डमी, ठीक है, ये डमी है। इन्होंने डमी बनाई, पहला काम खत्म हो गया। देखना इसमें क्या कहते हैं आपका, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न दिखाया, ठीक है, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न दिखा दिया। पैटर्न दिखाने के बाद इन्होंने प्रॉफिट निकाल दिया, बस इन्होंने ये नहीं दिखाया कि अल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या होगा। वो इलस्ट्रेशन नंबर 25 जब मैं कराऊंगा तो वहां समझ में आएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टरनेटिव सोल्यूशन, क्या और अल्टरनेटिव हो सकता है। सर ज्यादातर अल्टरनेटिव सोल्यूशन तब होता है जब लूप होती है, लूप जब क्लोज लूप बनती है, जब क्वेश्चन के अंदर लूप होता है, इंप्रूवमेंट होती है, तब जाकर अल्टरनेटिव सोल्यूशन होता है कि हम इंप्रूव कर सकते हैं और इस तरीके से भी इंप्रूव करा जा सकता है, 2 सोल्यूशन निकल सकते हैं, तब होता है अल्टरनेटिव सोल्यूशन। हमारा तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट आया नहीं, क्योंकि बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ही हमारा क्या बन गया, ऑप्टिमल। इंप्रूवमेंट आई नहीं, जब इंप्रूवमेंट आई ही नहीं तो हमारा अल्टरनेटिव सोल्यूशन नहीं आ सकता, क्योंकि जो बेसिक है वही हमारा ऑप्टिमल बन गया। इस वजह से अल्टरनेटिव सोल्यूशन तब आता है दोस्तों, अल्टरनेटिव सोल्यूशन तब आता है आपके पास जब आपके पास लूप होती है या इंप्रूवमेंट होती है। बेसिक फिजिबल सोल्यूशन से ऑप्टिमल नहीं होता, जब हमें इंप्रूवमेंट करना होता है मैट्रिक्स को, तब हम इंप्रूवमेंट 2 तरीके से 3 तरीके से कर सकते हैं, इसलिए अल्टरनेटिव सोल्यूशन पूछा जाता है। तो जब मैं इलस्ट्रेशन नंबर आपको 25 कराऊंगा तो सेम क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 25 में है और वो आपका असली क्वेश्चन है। एक तो ये गलत कर रखा है इन्होंने, पता नहीं कैसे कर रखा है, ठीक है। आपको ये फॉलो करना है, अगर पेपर में आया तो ये फॉलो करे और इस तरीके से आपका आंसर होगा और किसी तरीके से भी आंसर नहीं हो सकता इसका। समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है दोस्त। तो आज की क्लास को मैं आपको यहीं समाप्त करूंगा, क्योंकि मुझे अब जो 25 क्वेश्चन कराना है मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में करूंगा। और अगर स्कैनर में आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो वो आपके लिए होमवर्क है, एटलीस्ट स्कैनर क्वेश्चन एक बार आप जरूर करें। क्वेश्चन मिलता है तो अगर स्कैनर में कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप एक बार इसको ट्राई करिए उसको। बाकी नेक्स्ट क्लास में 25 क्वेश्चन में कराऊंगा आपको, ठीक है, ठीक है। स्कैनर का बता दिखाऊंगा आपको मैं। तो स्कैनर में ना मैंने शायद ये डाला नहीं है स्कैनर का ना बुक के अंदर, तो मैं बता देता हूँ आपको। 2018 का पेपर डाउनलोड कर रहा है आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से, और 2018 के पेपर में दिसंबर का पेपर डाउनलोड करना, 2018 का दिसंबर, 2019 में और 2020 में जो भी पेपर हो, तीनों पेपर डाउनलोड करने के बाद आप उसके जून दिसंबर चेक करना एक बार। जो भी क्वेश्चन होगा वो आप कर लेना, ट्राई जरूर करना। सजेस्टेड आंसर डाउनलोड करने आते ही आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट, सिंपली गूगल पे जाइए, लिखा ICMI सजेस्टेड आंसर, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए और आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद इजीली आप किसी भी उसका पेपर डाउनलोड कर लोगे। नहीं समझ में आ रहा होगा तो मुझसे बता देना, मैं आपको सिखा दूंगा कैसे डाउनलोड करते हैं। बाकी ये दिसंबर 2018 में एक पेपर में आया हुआ है, तो वो एक क्वेश्चन वो आप ट्राई करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन आप कर लोगे। सजेस्टेड आंसर में आंसर भी होंगे, आंसर को मत देखना, पहले खुद करना, क्योंकि इंस्टीट्यूट के आंसर अलग ही होते हैं, अलग ही लेवल के, ठीक है। 2019 वाले देख लेना, 2020 वाला देखना, जो भी आपका रिसेंटली पेपर हुआ सारे चेक कर लेना एक बार। मैं भी कर लूंगा, अगर मुझे अच्छा क्वेश्चन मिला तो आपको जरूर करा दूंगा। बाकी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए इसके सबसे बड़ा चैप्टर था अभी तक का ये, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, टाइम कंज्यूमिंग था। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक लास्ट क्वेश्चन के साथ, इलस्ट्रेशन नंबर 25, और पूरी क्लास इलस्ट्रेशन नंबर 25 पर लगा देंगे। उसमें मैं आपको बताऊंगा अल्टरनेटिव सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और ये क्वेश्चन को आप ध्यान दे लो, इस तरीके से करना है क्वेश्चन पेपर में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।